बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी जरूर बनाएं। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि हम 15 से 20 मिनट में पूरी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं पूरी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 इसका जो है चौथी बार इसका चौथा संस्करण है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड में एक और फेस्टिवल से सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ के फेस्टिवल हैं? नागालैंड के। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होता है। इसी की याद में जो है हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें वर्तमान सीएम नागालैंड के कौन हैं, तो नेफी रियो हैं। इसके बाद नागालैंड में ही माउंट सारामती चोटी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह नागालैंड है। नेक्स्ट आपका फेस्टिवल है वांगला फेस्टिवल। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो वांगला फेस्टिवल होता है मेघालय में। जबकि चाप चारकूट फेस्टिवल और चिरऊ डांस, ये दोनों फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं? मिजोरम में। चाप चारकूट और चिरऊ डांस, ये दोनों फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं? मिजोरम में। जबकि वांगला फेस्टिवल मेघालय में। नेक्स्ट है आपका सियांग उनिंग फेस्टिवल। सियांग उनिंग फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। होजागिरी फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो त्रिपुरा में। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका अब की बार चौथा संस्करण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महिला नामांकन में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, तो महिला नामांकन के अनुसार जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के लिए प्रस्तुत की गई है, उसमें महिला नामांकन में पहला राज्य हो जाएगा आपका केरल, दूसरा तेलंगाना हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि AISHR इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। यह जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है 21-22 के लिए। और यह जो है रिपोर्ट कौन प्रस्तुत किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के प्रधान जो हैं, मतलब मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। और इसमें बताया है इन्होंने कि जो है 21-22 में टोटल नामांकन कितना हुआ था? तो 4.33 करोड़ नामांकन हुआ था, जो कि इस साल 19 लाख बढ़ गया है। जिसमें जो है नामांकन में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर यूपी है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो नामांकन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? यूपी और दूसरा महाराष्ट्र है। जबकि महिला नामांकन में बात करें तो पहला स्थान है केरल का और दूसरा स्थान है तेलंगाना का। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। जबकि अगर नामांकन में शीर्ष देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। एसर ASER रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो प्रथम NGO जारी करता है, ये आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो केरल में है। और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमार गुप्त ने करी थी। जबकि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का यह 84वां क्रम है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। इसमें जो है हिस्सा कौन लिए हैं? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसमें हिस्सा लिया है। अगर बात करें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का,
पहली बार कब इसका आयोजन किया गया था, तो 1921 में किया गया था। और कहाँ पर? शिमला में किया गया था। अगर बात करें 2023 का जो है अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था, तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 में जयपुर राजस्थान में किया गया था। अब की बार 84वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो मुंबई में, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। अटल सेतु जो सबसे लंबा समुद्री पुल है, यह बना है मुंबई से नवी मुंबई के बीच में, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो अटल सेतु है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, तो 21.1 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में है। ग्लोबल फिनटेक समिट ये कहाँ पर हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। विश्व मसाला समिट इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक समिट इसका भी आयोजन मुंबई में किया गया है, ठीक है। तो ये जो है मुंबई से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र, यह किससे संबंधित है, तो रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। वैश्विक बोगोटो घोषणा पत्र किससे संबंधित है, रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। अगर बोगाटो बात करें किसकी राजधानी है, तो बोगाटो कोलंबिया की राजधानी है। पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 का समझौता कहाँ हुआ है, तो ब्लेचले में हुआ है। और ब्लेचले स्थान कहाँ पे है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि जो जब मशीन मानव की तरह काम करने लगे तो उसे एआई बोलते हैं। तो इसी पर एक सेफ्टी समिट का आयोजन ब्लेचले में किया गया था। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो महिला और पुरुष दोनों विश्व शतरंज चैंपियनशिपों को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। और ये दोनों महिला और ये पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों जो है किस देश के थे, तो ये चीन के थे, ठीक है। और दोनों को जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद जी ने हरा दिया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आर प्रज्ञानंद महिला और पुरुष विश्व चैंपियन को हराने वाले विश्व के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने किस महिला को हराया है, तो बेन जुंग जू को, ठीक है, बेन जुन जुंग को हराया है। और ये जो है किस देश की हैं, तो ये चीन की हैं। और ये जो है 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी थी। और अगर बात करें कि पुरुष में किसे हराया है, तो डिंग लिरेन को हराया है, यह भी कहाँ के हैं, तो ये भी चीन के हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में कि नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वैशाली रमेश बाबू जी हैं। और किस क्रम के हैं, तो 84वें क्रम की हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू जी हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन भी हाल ही में बाकू में किया गया था, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। इसमें जो है गोल्ड किसने जीता था, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था, जबकि सिल्वर कौन जीते थे, तो आर प्रज्ञानंद जी ने जीता था। कोनेरू हम्पी ये लड़की हैं और इनका किस खेल से संबंध है, तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। 20 जुलाई को जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और जो शतरंज की संस्था होती है उसे फिडे कहा जाता है। और फिडे के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो विश्वनाथ आनंद जी बनाए गए हैं। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इन्हें भारत का पहला खेल रत्न पुरस्कार भी, राजीव खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो CRIYN सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरल मेडिसिन, इसका मतलब होता है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर जो नॉर्थ ईस्ट का पहला चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो डिब्रूगढ़ असम में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। और यह चिकित्सा केंद्र किसने खोला है, तो डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि आयुष मंत्री वर्तमान में हैं, और असम के CM हेमंत बिस्वा जी ने, इन दोनों ने मिलकर जो है उत्तर पूर्व भारत का पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत करी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं
गंगा बिलास क्रूज सेवा, इसकी टोटल लंबाई कितनी, मतलब इसके बीच टोटल दूरी कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है। और इसकी और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगा बिलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू किया गया है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3200 किलोमीटर। और 3200 किलोमीटर को तय करने में कितना दिन लगने वाला है, तो 51 दिन लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गंगा बिलास क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया था, तो डिगबोई में खोया गया था, जो कि आसाम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि ढोबरी से सादिया के बीच है। तंबाकू राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है, राजमुंदरी में। और राजमुंदरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, यह शिमला में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की सूची जारी कर दी गई है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी फेल को। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है, इसका होस्ट कहाँ पे किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ब्राह्मी फेल को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है रणबीर कपूर को। किस मूवी के लिए, तो एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है, तो आलिया भट्ट को, इनकी फिल्म रॉकी और रानी के लिए। नेक्स्ट हमारा है, बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला है, पुरस्कार किसे मिला है, तो विधु विनोद चोपड़ा को, जो कि ब्राह्मी फेल के डायरेक्टर हैं। पर जबकि बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है भूपिंदर को अर्जन बैली के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो डेविड धवन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किसे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 54वां क्रम था, इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया है, गोवा में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है गोल्डन पिकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर को। नेक्स्ट है हमारा, पद्म विभूषण पाने वाले 2023 के अभिनेता कौन है, तो चिरंजीवी हैं। और पद्म विभूषण पाने वाले अभिनेता 2023 में मिथुन चक्रवर्ती जी हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है, तो सरदार ऊधम सिंह है। जबकि अगर 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी है। ठीक है, और अगर इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो अल्लू अर्जुन है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन और आलिया भट्ट है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 29 जनवरी को। क्योंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था, इसलिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल जियोग्राफिकल डे कब मनाया गया है, तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, तो यह 26 जनवरी को मनाया गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो यह मार्तंड है। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो यह पुर्तगालियों की देन है। साथ में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और गोथिक कला, जो कि आप देखते होंगे मीनारों पे इस तरह की जो आकार बनाई जाती हैं मीनारों पे, तो इसे गोथिक कला कहते हैं। तो तंबाकू, गोथिक कला और प्रिंटिंग प्रेस ये किसकी देन है, पुर्तगालियों की। नेक्स्ट हमारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। और कौन लेकर आया था, तो लिटन लेके आए थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो रिपन ने समाप्त किया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है, तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान ने। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो महदा, कायहान 2 और फतेह 1 इन 3 उपग्रहों का परीक्षण किसने किया है, ईरान ने किया है। जिसमें कायहान 2 और फतेह 1 ये जो है नैनो उपग्रह है, जबकि जो महदा है यह मुख्य उपग्रह है। अगर इन तीनों उपग्रहों को लॉन्च किस रॉकेट से किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सीमोर्ग रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। अभी जो है ईरान जो है 2 संगठनों में शामिल हुआ, एक तो SCO में शामिल हुआ और SCO का 9वां सदस्य देश पूछे कौन है, तो ईरान है। और ब्रिक्स में भी ईरान शामिल हुआ है।
नेक्स्ट हमारा, भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह कहाँ पर बनाया गया है? तो यह ईरान में बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं GSAT-20 उपग्रह, यह इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करने के लिए अभी हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें किस रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और यह रॉकेट किस कंपनी का है? तो SpaceX का है, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रयान 3 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को। और यह चांद के साउथ पोल पर कब पहुंचा था? तो 23 अगस्त को पहुंचा था। इसलिए हम 23 अगस्त को हर साल अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। आदित्य L1 यह सूर्य के लिए मिशन था। और यह किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV-C-57 से भेजा गया था, जो कि L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। L1 पॉइंट जो है यह सूर्य के और पृथ्वी के बीच जो है 5 पॉइंट है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो L1 यहाँ पे होगा, L2 इधर होगा, L3 यहाँ पे होगा, L4 यहाँ पे होगा और L5 जो है इधर होगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा, उसी जगह पर आदित्य L1 जाकर स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक्सपोसैट और PEOM-3 ये 2 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C-58 से। नवा प्रश्न है हमारा, भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली जिसका नाम है सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर नित्यानंद, जो कि मौखिक गर्भनिरोधक गोली की खोज करे थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर पूछे इनकी निधन कहाँ पे हुई है, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो डॉक्टर नित्या आनंद जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गया है। इन्होंने भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली जिसका नाम है सहेली की खोज करी थी। और इसे जो है सप्ताह में 1 बार लेना होता है। ठीक है। और अब कुछ महत्वपूर्ण महान व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका 2023 में निधन हो गया है और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। जैसे है दिलीप महालनोबिस, इन्होंने ORS की खोज करी थी। इनका भी जो है 2023 में निधन हो गया है। और इन्हें भारत के सेकंड हाई अवार्ड से, यानी जिसका नाम है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकार थे। इनका 2023 में निधन हो गया है। इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नीलमणि फूफन जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो नीलमणि फूफन जी को। अगर 57वें की बात करें तो किसे मिला था? तो दामोदर मौजा जी को दिया गया था। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 10वां है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का पहली बार किस देश ने प्रयोग किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा USA ने। तो USA ने मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे फांसी होती है, तो अमेरिका में पहले क्या होता था कि इंजेक्शन में जो है जहरीली कुछ पदार्थ मिलाकर जो दोषी होता था उसको लगा दिया जाता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस सिस्टम को समाप्त करके अभी जो है नाइट्रोजन गैस का जो है उपयोग करा के उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसके मुँह पे जो लगा देते हैं, उसी तरह से पूरा बॉक्स में जो है, जो पूरा सिलेंडर होगा उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होगा और उसके फेस पे वो लगा देंगे। और इसके बाद जो है वो जब सांस को अंदर लेगा तो उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस जाएगी, तो धीरे धीरे करके वो जो है इंसान मर जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस से पहली मृत्यु किसकी हुई है? एक हत्यारा था जिसका नाम था कैनेडी स्मिथ। तो USA में जो है नाइट्रोजन गैस से पहला व्यक्ति मरने वाला कैनेडी स्मिथ है। ये आपको याद भी रखना है। और ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग मृत्युदंड के लिए पहली बार किस देश ने किया है? तो USA ने किया है। अगर बात करें वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। कितना प्रतिशत? तो 78% है। नाइट्रोजन गैस को जो है ठंडी गैस भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और जल्दी जल्दी बोलते हैं, अगर कुछ गलत इधर उधर हो तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।